सो वेलकम। आज हम करने वाले हैं गेट एक्सी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ थर्मोडायनामिक्स 2016 के। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है उन्होंने कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मोडायनामिक सिस्टम। ठीक है, तो इनमें से कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो सिस्टम के एक्सटेंट पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो इनमें से प्रेशर, डेंसिटी और टेम्परेचर तो सिस्टम के एक्सटेंट पर डिपेंड नहीं करते, बिकॉज कोई भी एक सिस्टम ले लेते हैं हम, तो यहाँ पर प्रेशर और यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? सेम ही होगा। मतलब हाइट का वेरिएशन अगर नेग्लेक्ट कर रहा है तो उसके हिसाब से, ठीक है, थर्मोडायनेमिकली बात कर रहे हैं, ज़्यादा फ्लूइड मैकेनिक्स में जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम देख रहे हैं ऐसा किसी एक रूम में एयर है तो उसका यहाँ पर प्रेशर और यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? हम एयर के मतलब रूम में जो एयर है उस एयर के प्रेशर की बात करते हैं। ठीक है, कि ऐसा नहीं बोलते कि यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा। ठीक है, तो प्रेशर, टेम्परेचर, सिमिलरली ये दोनों के साथ भी ऐसा ही होता है, डेंसिटी और टेम्परेचर के साथ, कि मतलब पूरे सिस्टम का एक साथ डिफाइन करते हैं। ठीक है, मतलब ये यहाँ पर मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कितना मास है सिस्टम पर उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर इतना है फिर भी यहाँ का एयर इतनी है यहाँ पर, तो फिर भी अगर इस रूम में प्रेजेंट है, ठीक है, तो इस रूम का जो टेम्परेचर है वही, अगर कुछ और बाउंड्री वगैरह नहीं है तो जितना इस रूम का टेम्परेचर है वही इस एयर का भी टेम्परेचर होगा, जितना इस रूम का प्रेशर है वही इस एयर का भी प्रेशर होगा। ठीक है, और डेंसिटी हर जगह पे क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, मतलब होमोजीनियस सिस्टम अगर मान रहे हैं तो चारों में से सिर्फ वॉल्यूम एक ऐसा है जो सिस्टम के एक्सटेंट पर डिपेंड करता है। मतलब इतने इसमें कोई गैस है तो उसका वॉल्यूम कुछ और होगा, इतने में है तो कुछ और होगा। मतलब ये क्या हो रहा है कि सिस्टम के एक्सटेंट पर डिपेंड कर रहा है। तो वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। A YouTube manometer shows a difference of Z1, height difference of Z1 between two columns for a known gauge pressure P1, where Z1 and P1 both are in appropriate unit. If the height difference between the two columns is 2Z1, then the corresponding gauge pressure will be. तो हमें पता है कि dP by dz is equal to minus rho g। ठीक है, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं rho g dz, ठीक है, तो अगर इसको हम इंटीग्रेट करते हैं p is equal to minus rho g z कांस्टेंट डेंसिटी के लिए, तो इट इज माइनस रो जी जेड प्लस सी। तो सपोज एट जेड इक्वल टू 0 प्रेशर इज एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी नॉट। तो पी माइनस पी नॉट इज नथिंग बट माइनस रो जी जेड। तो इस पी माइनस पी नॉट को ही क्या बोलते हैं? गेज प्रेशर बोलते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज अ प्रेशर मेजर्ड ओवर एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, मतलब प्रेशर मेजर्ड अबव एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो दिस इज गेज प्रेशर, और गेज प्रेशर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलिवेशन, हाइट डिफरेंस। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट डिफरेंस इन हाइट। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा? मतलब अगर गेज प्रेशर P1 है तो हाइट Z1 है। ठीक है, और रो जी सपोज कांस्टेंट मान के चल रहे हैं हम, तो P माइनस पी नॉट, मतलब मैनोमीटर के केस में उतना हाइट वेरिएशन होगा नहीं ना जिसमें डेंसिटी बदल जाए, या तो फ्लूइड ऐसा होगा जिसकी डेंसिटी नहीं बदल रही होगी। ठीक है, नहीं तो उनको देना पड़ता कि सारी चीजें देनी पड़ती। अगर उन्होंने नहीं दिया तो हम यही मान के चलेंगे कि डेंसिटी कांस्टेंट है। तो इट इज एक हो जाएगा P1 के लिए, और हमें निकालना है P2। सो P2 बाय P1 इज इक्वल टू Z2 इज नथिंग बट 2Z1 बाय Z1। ठीक है, Z1 कैंसिल, तो P2 इज इक्वल टू 2P1। ठीक है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट फॉर दिस केस। तो करेक्ट आंसर विल बी बी। वाटर वेपर कैन बी ट्रीटेड एज एन आइडियल गैस फॉर अ सफिशिएंटली लो प्रेशर रिगार्डलेस ऑफ इट्स टेम्परेचर। तो आइडियल गैस के लिए सबसे बड़ी कंडीशन क्या होती है? मतलब किसी भी गैस को आइडियल गैस ट्रीट करने के लिए मतलब क्या रिक्वायरमेंट होती है कि या तो प्रेशर लो हो किसी भी गिवन टेम्परेचर पे, या तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो एट अ गिवन प्रेशर। ठीक है, a gas can be treated as an ideal gas at a very low pressure for a given temperature and for a very high temperature at a given pressure। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। देन कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन इज 0.5। ठीक है, इटा गिवन है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर इज 300 केल्विन एंड देन द टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर इज,
तो थर्मल इफिशियंसी 0.5 है, थर्मल इफिशियंसी इज 1 माइनस TL/TH। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, तो 1 माइनस TL/TH। तो उन्होंने कोल्ड टेम्परेचर मतलब TL दे रखा है, TH निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.5 मिली 0.5 TL/TH। तो TH विल बी इक्वल टू 300/0.5, सो इट विल बी 600। तो 4 के लिए A इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देन हम टू द क्वेश्चन नंबर 5। In a reversible constant pressure non-flow process, heat input is given by, एक तो रिवर्सिबल है, कांस्टेंट प्रेशर है, और नॉन फ्लो। नॉन फ्लो मतलब क्लोज सिस्टम है, तो उसके लिए क्या बोलते हैं उसको हम, जो एनर्जी इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, E in माइनस E out इज इक्वल टू डेल्टा E। ठीक है, एंड इफ वी नेग्लेक्ट चेंजेस इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो डेल्टा E कैन बी रिटन एज डेल्टा U। तो E in क्या हो जाएगा, सपोज हीट अंदर आ रही है और वर्क बाहर जा रहा है, क्लोज सिस्टम में Q in माइनस W out इज इक्वल टू डेल्टा U। ठीक है, तो Q in माइनस W out कैन बी रिटन एज, फॉर अ क्लोज सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर इट इज इंटीग्रल P dV इज इक्वल टू डेल्टा U, और डिफरेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं फिलहाल के लिए du। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा हमारा, और डेल्टा U ही सही था। देन Q in इज इक्वल टू Q in माइनस कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U। तो Q in इज इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस P V2 माइनस V1। ठीक है, तो Q in क्या हो जाएगा, U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1। ठीक है, तो इट इज नथिंग बट H1 सॉरी H2 माइनस H1, वेयर H इज एंथैल्पी। तो इन अ रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर नॉन फ्लो प्रोसेस हीट इनपुट इज गिवन बाय चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। वेट अ सेकंड, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। मॉइस्ट एयर अंडरगोज एन एडियाबैटिक सैचुरेशन प्रोसेस सच दैट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इंक्रीजेस फॉर दिस प्रोसेस। तो एडियाबैटिक सैचुरेशन प्रोसेस किस तरीके से दिखती है, होती क्या है कि मतलब अनसैचुरेटेड एयर को एक लॉन्ग रग से पास करते हैं, तो वो एग्जिट पे क्या हो जाती है, सैचुरेटेड हो जाती है। ठीक है, तो ये नियर अबाउट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन के अलोंग होती है, सो फ्रॉम 1 to 2, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें पता है इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, तो उन्होंने बोला है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये प्रोसेस हो रही है। तो दिस इज आवर ड्राइबल टेम्परेचर, इट इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, एंड दिस इज आवर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, इट इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन। तो क्या होगा, 1 से 2 जब प्रोसेस होगी तो ड्राइबल टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ड्राइबल टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर एन एडियाबैटिक सैचुरेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ स्टेडीली फ्लोइंग आइडियल गैस अंडरगोज एडियाबैटिक थ्रॉटलिंग। ठीक है, T1 is a temperature before throttling, T2 is temperature after throttling. Assume no change in a kinetic and potential energy due to throttling. Which of the following is correct? For throttling के लिए हमें पता है कि जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट इज 0। ठीक है, तो डो T by डो P इज 0, सो प्रेशर ड्रॉप इज नॉन जीरो। थ्रॉटलिंग के लिए प्रेशर ड्रॉप नॉट इक्वल टू 0, तो ये 0 है मतलब क्या है, dt 0 है, dt 0 है मतलब क्या, T1 इज इक्वल टू T2 है। ठीक है, सो A इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। फॉर अ रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी, इफ डेल्टा डिनोट द प्रॉपर्टी चेंज ऑफ बोथ हॉट एंड कोल्ड बॉडीज। हॉट और कोल्ड बॉडीज दोनों को मिला के जो चेंज होगी प्रॉपर्टी में, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। ठीक है, तो हॉट और बॉडी दोनों क्या है, दोनों मिला के सिस्टम है। ठीक है, देन डिफरेंस बिटवीन इट्स फाइनल एंड इनिशियल वैल्यूज इज, मतलब डेल्टा क्या डिनोट कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन इट्स फाइनल एंड इनिशियल वैल्यूज। सपोज डेल्टा एस है, तो डेल्टा एस क्या डिनोट कर रहा है, S2 माइनस S1। तो क्या हो रहा है, फॉर इरिवर्सिबल हीट ट्रांसफर। अगर इरिवर्सिबल हीट ट्रांसफर हो रहा है तो क्या हो रहा है मतलब, और अगर दोनों बॉडी मिला के टोटल अपना कंबाइंड सिस्टम है, तो वो दोनों मिला के क्या हो गया, यूनिवर्स। ठीक है, मतलब डेल्टा एस हॉट प्लस डेल्टा एस कोल्ड इज इक्वल टू डेल्टा एस, एंड दिस डेल्टा एस इज नथिंग बट डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स।
एंड वी नो दैट फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक है, तो जब एंट्रोपी हमेशा बढ़ने ही वाली है तो क्या होगा, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0। सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस, फॉर क्वेश्चन नंबर 8। यस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा डी। देन क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम। अ क्लोज सिस्टम अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस। फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस नेट वर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट हीट ट्रांसफर। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ नेट वर्क डन इज इक्वल टू नेट हीट ट्रांसफर। ठीक है, व्हाई, बिकॉज चेंज इन प्रॉपर्टी फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस इज 0। तो फॉर अ नेटवर्क, ये फर्स्ट लॉ है साइकिल के लिए, फॉर नेटवर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, network is done by the system on the surrounding, which one of the following statement is false? Network is always 0. Network is integral p dv if the process is reversible. Network can be negative, network can be positive. तो नेटवर्क क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ पीडीवी भी हो सकता है, लेकिन हमेशा 0 होगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्या दे रखा है उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या बोला है उन्होंने, साइक्लिक हीट इंजन कैन नॉट प्रोड्यूस नेटवर्क बाय एक्सचेंजिंग हीट ओनली विद वन रिजर्वायर। तो ये इसका एक केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है सेकंड लॉ के लिए। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है। और उन्होंने आखिरी में क्या पूछा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बोथ द स्टेटमेंट आर इनकंसिस्टेंट, मतलब कौन से स्टेटमेंट बराबर नहीं है। तो पहला वाला तो सही है। ठीक है, तो जिसमें पी है वो वाला तो आंसर नहीं हो सकता, तो ए और बी आंसर नहीं है। ठीक है, द इफिशियंसी ऑफ अ रिवर्सिबल हीट इंजन इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर एंड अमाउंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस अंडरगोइंग द साइकिल। तो ये गलत है। तो रिवर्सिबल हीट इंजन की इफिशियंसी किस पर डिपेंड करती है, बस टेम्परेचर लिमिट पर, रिजर्वायर के टेम्परेचर लिमिट पर, वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती है। तो ये वाला क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो क्यू, जिसमें क्यू है वो करेक्ट आंसर है। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, एस वाला एक बार पढ़ लेते हैं, आर तो सही होगा बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। एक बार, इट इज इम्पॉसिबल टू हैव अ साइक्लिक डिवाइस व्हिच विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन द ट्रांसफर। ये क्लॉसियस स्टेटमेंट है सेकंड लॉ का। इट इज इम्पॉसिबल टू हैव हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन हीट सोर्स एंड सिंक एंड टू हैव अ लोअर एफिशिएंसी। तो ये भी उल्टा स्टेटमेंट है। यहाँ पे क्या चाहिए था, मतलब अगर कोई हीट इंजन है इरिवर्सिबल और वो ऑपरेट कर रही है बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट, तो उसकी इफिशियंसी हायर नहीं रह सकती, लेकिन उन्होंने बोला कि लोअर नहीं रह सकती, उसकी हमेशा लोअर ही रहेगी। तो ये क्या है, इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट है, मतलब गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्यू एंड एस। देन कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू एयर स्टैंडर्ड ऑटो डीजल ब्रेटन साइकिल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बोथ द स्टेटमेंट आर कंसिस्टेंट विद द ऑपरेशन ऑफ द अबव साइकिल। मतलब कौन से स्टेटमेंट सही है वो पूछ रहे हैं। तो ब्रेटन साइकिल हैज एटलीस्ट वन आइसेंट्रोपिक एंड वन आइसोबारिक प्रोसेस, सही है। इसमें 2 आइसेंट्रोपिक और 2 आइसोबारिक प्रोसेस रहती है। सबसे पहले आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, फिर आइसोबारिक हीट एडिशन, बाद में आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, बाद में आइसोबारिक हीट रिजेक्शन। ठीक है, तो ये सही है। ऑटो साइकिल हैज एटलीस्ट वन आइसेंट्रोपिक एंड वन आइसोबारिक प्रोसेस, सही है। ऑटो साइकिल में कौन कौन सी प्रोसेस होती है, पहली होती है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, देन आइसोबारिक हीट एडिशन, देन आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, देन आइसोबारिक हीट रिजेक्शन। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। एटलीस्ट बोला मतलब कम से कम एक तो होती है। ठीक है, डीजल साइकिल हैज एटलीस्ट वन आइसेंट्रोपिक एंड वन आइसोथर्मल। तो एटलीस्ट वन आइसेंट्रोपिक मतलब 2 आइसेंट्रोपिक तो होते हैं, लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होते हैं। क्या होता है इसके बदले, एक आइसोबारिक हीट एडिशन होता है और आइसोबारिक हीट रिजेक्शन होता है। एंड एटलीस्ट वन ऑफ द साइकिल हैज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये भी गलत है। तो आर एंड एस गलत है, मतलब पी एंड क्यू सही है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन कंबशन प्रोडक्ट शोज। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मतलब ये वॉल्यूम फ्रैक्शन दिया है, तो विच कैन बी ट्रीटेड एज मोल फ्रैक्शन। ठीक है, वॉल्यूम फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन एक ही बात है। 8% CO2 है, 15% H2O है, 5.5% O2 है, 71.5% नाइट्रोजन है। कंबशन मतलब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस देके वॉल्यूम परसेंट बताए या मोल फ्रैक्शन बताए। कंबशन प्रोडक्ट फ्लो स्टेडीली थ्रू हीट एक्सचेंजर एट 200 kPa। तो जो कंबशन प्रोडक्ट है वो कैसे फ्लो कर रहा है, मतलब स्टेडीली फ्लो कर रहा है। एज्यूम ईच कंपोनेंट इन अ मिक्सचर टू बी एन आइडियल गैस। ठीक है, सारे कंपोनेंट क्या है, आइडियल गैस। इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंडेंसेशन ऑफ H2O इन अ हीट एक्सचेंजर द मिनिमम अलाउएबल टेम्परेचर इज। तो
कंडेंसेशन मतलब जो H2O है वो एज अ मतलब गैसियस प्रोडक्ट मूव कर रहा है, या जो हाइड्रोकार्बन मूव कर रहा है मिक्सचर में उसमें H2O भी है, लेकिन वो क्या है वेपर फॉर्म में, मतलब गैसियस फॉर्म में, ठीक है। तो उसका मतलब मिनिमम अलाउेबल टेम्परेचर कितना होना चाहिए कि वो कंडेंस ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें उसके लिए क्या पता रहना चाहिए कि वो किस प्रेशर पे है, जो H2O फ्लो कर रहा है मिक्सचर में वो किस प्रेशर पे है। तो वो कैसे पता चलेगा, अगर मिक्सचर दिया है, मोल फ्रैक्शन दिया है और हमें किसी एक कंपोनेंट का प्रेशर पता करना है, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं उसको, तो वो कैसे आता है, डेल्टन लॉ से। तो डेल्टन लॉ के हिसाब से क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इनटू टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या है हमारा, इट इज 0.15 और PT इज नथिंग बट 200, सो इट विल बी 30, ठीक है। तो 30 kPa मतलब 30 किलो पास्कल होगा हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। तो जब ये प्रेशर होगा तो इस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है, 69.12। तो हमारा अगर ये वाला हमारा मैक्सिमम अलाउेबल है, इससे अगर नीचे गया तो हमारा H2O जो है प्रोडक्ट्स में वो क्या हो जाएगा, कंडेंस होना चालू हो जाएगा। कंडेंस मतलब लिक्विड फॉर्म में आना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द मतलब मिनिमम अलाउेबल टेम्परेचर, सो इट इज 69.12 इन डिग्री सेल्सियस। आई होप समझ में आया आपको। देन दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। An equimolar mixture of the two gases A and B expand isentropically in a nozzle. A gas mixture enter a nozzle at 300 kilopascal and 400 Kelvin. So P1 300 kilopascal, T1 400 Kelvin and exits मतलब P2 दिया है 100 kilopascal. Assuming mixture to behave as an ideal gas, exit temperature of the gas mixture is. तो गैस मिक्सचर का एग्जिट टेम्परेचर पूछा है उन्होंने, कितना होगा, तो एग्जिट टेम्परेचर इज नथिंग बट T2, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, एक्सपांड कैसे हो रहा है, आइसेंट्रोपिकली, ठीक है। तो आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है तो हम ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं, दैट इज T2 by T1 इज इक्वल टू P2 by P1 गैमा माइनस 1 अपॉन गैमा। आइसेंट्रोपिक है और आइडियल गैस है तभी ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं हम। तो इसके लिए क्या पता होना चाहिए हमें, गैमा। तो गैमा कैसे निकालेंगे, हम गैमा कैसे निकालेंगे, Cp पता है, मोलर मास पता है, तो हमें पता है कि Cp इज इक्वल टू गैमा अपॉन गैमा माइनस 1 टाइम्स R, वेयर R इज कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। सो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R बार बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास दे रखा है हमें, Cp दे रखा है, तो यहाँ से हम गैमा निकालेंगे तो गैमा विल बी अप्रोक्सीमेटली 1.39999 ऐसा समथिंग आएगा। तो गैमा इज नथिंग बट 1.4। दोनों के लिए निकालेंगे, दोनों के लिए क्या आएगा 1.4, तो मिक्सचर का भी गैमा क्या हो जाएगा 1.4। तो जब गैमा की वैल्यू 1.4 हो जाएगी तो यहाँ से P2 P1 दे रखा है हमें 100 300 एंड T1 दे रखा है, तो यहाँ से T2 की वैल्यू आ जाएगी फॉर क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट कर रखी है मैंने, इट इज 292.23 एंड इट्स इन केल्विन, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। A rigid vessel of the volume 10 meter cube filled with a hydrogen at 25 degree Celsius and 500 kilopascal. Due to leakage, some gas has escaped the vessel until the pressure in the vessel drops to 200 kilopascal. So this is first state and this is final state. This is initial state and this is final state. And the corresponding temperature of gas inside the vessel is 15 degree Celsius. तो ये T2 है, ये P2 है, ये T1 है, ये P1 है. And the amount of gas leaked from the vessel is. गैस लीक कितनी हुई होगी, जितनी इनिशियली थी माइनस जितनी फाइनली है, M लीक्ड, ठीक है ना। मतलब इनिशियली M1 थी और बाद में M2 है, तो मतलब M1 माइनस M2 गैस क्या हो गई, हाफ में चली गई, ठीक है। तो M1 ये जो हाइड्रोजन है इट कैन बी ट्रीटेड एज एन आइडियल गैस, ठीक है। तो इसको आइडियल गैस की तरह ट्रीट कर सकते हैं हम। तो आइडियल गैस इक्वेशन से आ जाएगा हमारा PV/MRT। यहाँ पे सिर्फ एक है, R को 0.287 मत ले लेना जल्दी जल्दी में, बिकॉज ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है तो R कैन बी रिटन एज R bar by M, वेयर R bar is 8.314 यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड M is molecular mass which is 2, ठीक है। तो 1 किलो जूल पर केजी केल्विन में आ जाएगा एंड टेम्परेचर इज 25 + 273, सो इट इज 298 एंड इट इज M1, सो P1 इज 500, V1 इज 10, ठीक है। एंड V2 क्या हो जाएगा, V2 विल बी इक्वल टू V1, व्हाई, बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट वेसल इज रिजिड। तो वेसल रिजिड है तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा, जितना वॉल्यूम है उतना, जितना पहले वॉल्यूम है उतना बाद में रहेगा, व्हाई, बिकॉज जो आइडियल गैस की क्या प्रॉपर्टी है कि आइडियल गैस ऑक्युपाइज द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर।
तो उसके हिसाब से जितना पहले वॉल्यूम था उतना बाद में रहेगा। सो V2 विल बी इक्वल टू V1 और आफ्टर सॉल्विंग यहाँ से M1 निकालेंगे, सिमिलरली हम M2 निकालेंगे। P2 दिया है हमें, V2 दिया है, R तो पता ही है और T2 भी दिया है, तो यहाँ से M2 आ जाएगा। देन 14 के लिए हमारा आंसर है 2.36566, 2.36566, ठीक है, इट्स इन kg। देन अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ हॉट आइडियल गैस CP steadily flows through a turbine with the inlet and exit temperature this much and a minimum mass flow rate of the hot gas to achieve a power output। तो मिनिमम मास फ्लो रेट के लिए क्या बोला है, मतलब मिनिमम मास फ्लो रेट कितना होना चाहिए कि इतना पावर आउटपुट अचीव हो जाए, तो सिर्फ मतलब हीट लॉस वगैरह नहीं होना चाहिए टरबाइन से, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। तो क्या हो जाएगा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के हिसाब से H1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2000 प्लस GZ1 बाय 1000 m डॉट प्लस वर्क इनपुट इज 0, हीट इनपुट इज 0, m डॉट H2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2000 प्लस GZ बाय 1000 प्लस वर्क आउटपुट इज 12 मेगावाट, मतलब 12 इंटू 10 का पावर 3 किलोवाट, प्लस हीट आउटपुट इज 0 और बाकी सब भी क्या है 0 और कुछ नहीं है। तो हमें क्या निकालना है, मिनिमम मास फ्लो रेट एंड वेलोसिटी वगैरह के बारे में कुछ दिया नहीं तो नेग्लेक्ट करेंगे, V1 0, Z1 0, V2 माइनस V1, Z2 माइनस Z1 0, ठीक है। तो इट इज m डॉट H1 इज नथिंग बट CPT फॉर आइडियल गैस, CP T1 माइनस T2 12 इंटू 10 का पावर 3, तो m डॉट क्या आ जाएगा 12 इंटू 10 का पावर 3, CP is 1.2, T1 minus T2 is 1500 minus 500 is 1000, that is 10 का पावर 3, 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 cancel, so 12 by 1.2, so it will be 10। तो 10 kg per second is the minimum mass flow rate for question number 15, ठीक है। देन अगले सवाल पे आते हैं हम, एयर प्रेशर इनसाइड अ स्फेरिकल बलून इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डायमीटर। सो जो प्रेशर है इट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डायमीटर, ठीक है, एंड K इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। बलून अंडरगोज अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल नॉन फ्लो प्रोसेस। ड्यूरिंग द प्रोसेस बलून मेंटेन्स इट्स स्फेरिकल शेप एंड एयर इनसाइड द बलून कंज्यूम 2 kg ऑफ हीट। सो हीट इनपुट इज 2 किलोजूल। वेट अ सेकंड, लेट मी ओपन अ पेज, न्यू पेज। ठीक है, तो हीट इनपुट दे रखा है उन्होंने 2 किलो जूल। बाद में क्या बोला है, इनिशियल प्रेशर इनसाइड द बलून वाज 120 kPa, सो P1 इज 120 kPa एंड D1 इज 20 सेंटीमीटर। एज्यूमिंग एयर टू बी एन आइडियल गैस, द फाइनल डायमीटर ऑफ द बलून। तो फाइनल डायमीटर ऑफ बलून कितना होगा वो पूछ रहे हैं। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ लिखते हैं हम, तो क्या आएगा Q in माइनस W आउट इज इक्वल टू डेल्टा U, ठीक है, मतलब E in माइनस E आउट ही लिखते हैं। तो हीट अंदर आ रही है और वर्क बाहर जा रहा है, तो इट इज इक्वल टू डेल्टा U एंड डेल्टा U इज इक्वल टू 0, वाई, बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस, तो चेंज इन टेम्परेचर 0 और आइडियल गैस है, तो U डेल्टा U कैन बी रिटन एज CV T2 माइनस T1, तो T2 इज इक्वल टू T1, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा डेल्टा U 0, तो डेल्टा U 0, तो Q in इज इक्वल टू W आउट, ठीक है। एंड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस वर्क आउटपुट इज नथिंग बट PdV, ठीक है, and work output is PdV, so pressure is nothing but proportional to K times D, like this, ठीक है, प्रेशर इसके प्रोपोर्शनल है एंड D वॉल्यूम इज नथिंग बट पाई बाय 6 D क्यूब, सो K टाइम्स D, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम तो ये आएगा पाई बाय 6 इंटू 3 टाइम्स D स्क्वायर D ऑफ D, ठीक है। तो इट विल बी K टाइम्स पाई बाय 2 D क्यूब D ऑफ D, ये लिमिट्स, इट इज Q इनपुट एंड कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, D1 से लेके D2 तक चेंज, ठीक है। तो इट इज K पाई बाय 2 D2 का पावर 4 D1 का पावर 4 रेस्ट टू डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो Q in is nothing but K 2 into 10 का पावर 3 जूल, K is nothing but
P इज इक्वल टू के डी था, तो K विल बी इक्वल टू P1 बाई डी वन, ठीक है, बिकॉज P1 D1 हमें पता है, इट इज P1 बाई D1 इंटू पाई बाई 2 D2 बाय 4 D1 बाय 4 का पावर 4, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन हो गया गिवन प्रॉब्लम। तो इसके हिसाब से हमें क्या, P1 पता है 120 kP है, D1 पता है 20 सेंटीमीटर तो 0.2 मीटर, D1 पता है, Q तो हमें पता ही था, तो यहाँ से सिर्फ क्या अननोन है, D2 अननोन है, तो D2 की वैल्यू आ जाएगी आफ्टर सॉल्विंग। और क्वेश्चन नंबर क्या था, नंबर 16, इट विल बी 31.69 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं हम, फॉर्मूला बेस्ड है ये। एंड एयर स्टैंडर्ड डीजल इंजन हैज अ कंप्रेशन रेशियो दैट इज RC is equal to 18, the ratio of volume at the beginning of compression process to the end of compression process, and a cutoff ratio that is the ratio of volume at the end of heat addition process to the beginning of the heat addition process। तो डीजल साइकिल TS प्लॉट पे कुछ तरीके से दिखती है, TS प्लॉट पे PV प्लॉट पे देख लेते हैं, ठीक है, PV प्लॉट पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो इट इज 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 आइसोबारिक हीट एडिशन, 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, 4 से 1 आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन, ठीक है। तो V1 by V2 is nothing but RC, that is volume at the beginning of compression to the volume at the end of compression, and V3 by V2 is equal to beta, that is cutoff ratio, that is volume at the end of heat addition to the volume at the beginning of heat addition, ठीक है। तो 18 दे रखा है ये, और बीटा की वैल्यू दे रखी है उन्होंने 2, थर्मल एफिशिएंसी पूछी है, तो सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। वी नो दैट eta is equal to 1 minus 1 by gamma RC raised to power gamma minus 1 beta raised to power gamma minus 1 upon beta minus 1। डीजल साइकिल के लिए अगर कट ऑफ रेशियो और कंप्रेशन रेशियो नोन है तो हम थर्मल इफिशिएंसी निकाल सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो RC की वैल्यू रखेंगे और बीटा की वैल्यू रखेंगे, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 17 आई थिंक 63.15%, ठीक है, 63.15%, सिंपल था ये। देन क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। अ कंप्रेस्ड एयर 1 megapascal 400 Kelvin temperature flows through a large pipe and evacuated rigid tank of 0.5 meter cube. Volume is connected to the pipe through a valve. Evacuated, ये टैंक है, ये सप्लाई लाइन है जिसमें से हमारा क्या फ्लो हो रहा है, कंप्रेस्ड एयर फ्लो हो रही है एट अ प्रेशर 1 megapascal एंड 400 केल्विन, इट इज एट 1 MPa एंड 400 केल्विन, ठीक है। और एट स्टेट 1 इट इज इवैक्यूएटेड, ठीक है, स्टेट 1 पर क्या है, ये इवैक्यूएटेड है। एंड रिजिड टैंक का वॉल्यूम कितना है, 0.5 मीटर क्यूब, इज कनेक्टेड टू अ पाइप थ्रू अ वॉल्व। A valve is open and to fill the tank and valve closes automatically when the pressure reaches 1 megapascal, ठीक है। तो जब प्रेशर 1 megapascal चले जाएगा तो वॉल्व अपने आप बंद हो जाएगी। Assuming the ideal gas behavior, the final air temperature in the tank, तो फाइनली एयर का टेम्परेचर क्या होगा टैंक में, वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियली क्या है, इनिशियली तो मास एट इनिशियल स्टेज इज 0, ठीक है। तो मास एट फाइनल स्टेट m2 इज इक्वल टू मास that has entered in time t, mass flow rate of this air into time t, ठीक है ना। मतलब टाइम टी में जितना मास अंदर आया होगा, क्योंकि ये मास फ्लो रेट इसका m डॉट है, तो यही वाला मास अंदर आने वाला है, तो जितना टाइम टी में आया होगा उतना ही उस टैंक में जमा हो जाएगा एट स्टेट 2, ठीक है। सो दिस इज द मास बैलेंस। और एनर्जी बैलेंस क्या हो जाएगा, एनर्जी एट स्टेट 2 माइनस एनर्जी एट स्टेट 1 इज इक्वल टू DE by dt। तो ये क्या हो जाएगा, मास, और इसी को ऐसे लिख सकते हैं हम E.1 एनर्जी एट स्टेट 2 माइनस एनर्जी एट स्टेट 1,
और चेंज इन एनर्जी विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, मतलब जो फ्लो होके आ रही है अंदर वो वाली तो एनर्जी इक्वेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा कि जितनी एनर्जी अंदर आ रही है या जितनी एनर्जी बाहर जा रही है उन दोनों का डिफरेंस की वजह से क्या होगा, ये जो कंट्रोल वॉल्यूम है हमारा उसकी क्या होगी, एनर्जी चेंज होगी टाइम के साथ। ठीक है, तो E2 माइनस E1 E.2 माइनस E.1 इज इक्वल टू डी बाई डी टी CV। ठीक है, तो E.2 क्या हो जाएगा, और E.2 से बेटर हम लिखते हैं E.in, ये ज्यादा क्लैरिटी दे रहा है। E.in E.out, तो ये जो हमारा CV है कंट्रोल वॉल्यूम है, इसमें सिर्फ अंदर आ रही है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एंथैल्पी, दैट इज m.in इंटू H.in। ठीक है, बाहर नहीं जा रही है तो इट विल बी 0 एंड डी बाई डी टी CV इज नथिंग बट, ये क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 फॉर अ टाइम t। ठीक है, तो E2 क्या है, इट इज M2 U2 माइनस E1 क्या है, M1 U1 टाइम्स t। ठीक है, तो t को इधर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, m.n इंटू टी इंटू H.in इज इक्वल टू M2 U2, और M1 तो 0 है तो ये हो जाएगा टर्म 0। ठीक है, तो m.n इंटू टी इज इक्वल टू M2, तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, तो H.in इज इक्वल टू U2। ये इक्वेशन मिल गया हमें, तो H.in इज इक्वल टू CP टाइम्स T.in फॉर एन आइडियल गैस, H कैन बी रिटन एज CPT। सिमिलरली U2 का क्या आ जाएगा, CP टाइम्स T2, तो T2 विल बी इक्वल टू CP बाय CB टाइम्स T.in, तो CP बाय CB इज नथिंग बट गैमा टाइम्स T.in, तो गैमा इज 1.4 और T.in क्या दे रखा है उन्होंने, जो एयर है कितने टेम्परेचर पे आ रही है, 400, तो गैमा इज नथिंग बट 1.4 एंड T.in इज 400, सो 18 का आंसर आ जाएगा हमारा 560 केल्विन। ठीक है, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 19, a 40 kg metal block CP 0.5 at T is equal to 450 is quenched in a 150 kg oil, CP this much and T this much. If a combined metal block and oil system is fully isolated from its surrounding, net change in entropy of the combined system is। ठीक है, तो क्या दे रखा है, सिस्टम है हमारा, सिस्टम में क्या है, ऑयल है और उसमें मेटल ब्लॉक है और ये कंप्लीटली आइसोलेटेड है सराउंडिंग से। मतलब मेटल ब्लॉक इनिशियली गर्म है तो जितनी भी हीट लूज करेगा वो सारी किसके पास जाएगी, ऑयल के पास। तो ऑयल और मेटल ब्लॉक मिला के ही एक सिस्टम है, मतलब ऑयल एक सिस्टम है, मेटल ब्लॉक एक सिस्टम है, दोनों मिला के क्या है, हमारा यूनिवर्स है। ठीक है, तो हमें नेट चेंज इन एंट्रोपी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे हम, नेट चेंज इन एंट्रोपी इज नथिंग बट डेल्टा एस ऑफ ऑयल प्लस डेल्टा एस ऑफ ब्लॉक। ठीक है, तो डेल्टा एस ऑफ ऑयल इज नथिंग बट मास ऑफ ऑयल C of oil ln final temperature of oil upon initial temperature of oil। सिमिलरली ब्लॉक का क्या आ जाएगा, मास ऑफ ब्लॉक हीट कैपेसिटी ऑफ ब्लॉक फाइनल टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक इनिशियल टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक। ठीक है, ये जो टेम्परेचर है यहाँ पे केल्विन में होंगे, तो यहाँ पर क्या है, इनिशियल टेम्परेचर सबके पता है, ब्लॉक का भी इसका भी, मास पता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता है, लेकिन फाइनल टेम्परेचर नहीं पता है। तो फाइनल टेम्परेचर कैसे आएगा, तो जितना भी ये जो ऑयल और ब्लॉक मिला के सिस्टम है, मतलब हीट कोई भी वर्क ट्रांसफर नहीं हो रहा है और कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी जो फाइनल रहेगी दैट इज U फाइनल विल बी इक्वल टू U इनिशियल। ठीक है, मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, जितनी इनिशियली थी वही फाइनली रहेगी। तो उसके हिसाब से क्या आएगा, मतलब ब्लॉक की जितनी इंटरनल एनर्जी कम होगी उतनी ही ऑयल की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो ब्लॉक का क्या है 40.5 450 माइनस T, ये ब्लॉक की इंटरनल एनर्जी कम हो गई और ऑयल की बढ़ गई, इट इज 150 2.5 T माइनस 25। ठीक है, तो यहां से सॉल्व कर लेंगे आप, तो यहां से आपका आ जाएगा टेम्परेचर T
एंड टेम्परेचर टी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका आ जाएगा डेल्टा एस। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 19 10 इज द करेक्ट आंसर, 10 आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं हम। फॉर अ फेज चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, इफ द स्लोप ऑफ द सॉलिड लिक्विड कोएक्जिस्टेंस लाइन इन अ पीटी डायग्राम इज नेगेटिव, देन अगर डीपी बाई डी टी मतलब पीटी प्लॉट पर जो स्लोप है लाइन का वो अगर नेगेटिव आ रहा है, दैट इज डीपी बाई डी टी सेट इज नेगेटिव। ठीक है, तो हमें क्लॉसियस इक्वेशन के हिसाब से पता है डीपी बाई डी टी सेट इज इक्वल टू एस एफ जी बाय वी एफ जी। ठीक है, और एस एफ जी क्या होगा, एस मतलब ये सॉलिड से लिक्विड हो रहा है ना। ठीक है, तो एंट्रोपी ऑफ लिक्विड माइनस एंट्रोपी ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये मतलब प्रूवन है कि एंट्रोपी लिक्विड की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो ये वाला टर्म तो निगेटिव हो नहीं सकता, और ये निगेटिव है तो ये निगेटिव है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ये निगेटिव होना चाहिए। दैट इज वी एल माइनस वी एस मस्ट बी लेस देन 0, मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मस्ट बी लेस देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से। तो 20 का आंसर होना चाहिए ए। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, देन कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 21, a household refrigerator operate under a steady state condition between an evaporator temperature, that is cold space का temperature दे रखा है उन्होंने 263 and a condenser temperature 323, heat load to the refrigerator, that is cooling effect is 3 kilowatt, COP is half of the Carnot refrigerator, operating between the same condenser and evaporator temperature। तो COP क्या आ जाएगा, इट इज हाफ ऑफ TL अपॉन TH माइनस TL। ठीक है ना, बिकॉज TL अपॉन TH माइनस TL इज COP ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर। सो इट इज हाफ, TL इज नथिंग बट 263 एंड इट इज 323 माइनस 263। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा COP, एंड COP इज नथिंग बट डिजायर्ड इफेक्ट, दैट इज 3 किलोवाट अपॉन वर्क इनपुट। ठीक है, तो COP आ गया, डिजायर्ड इफेक्ट पता है, तो वर्क इनपुट आ जाएगा हमारा फॉर क्वेश्चन नंबर 21। इट इज इन द रेंज ऑफ 1.34 से लेके 1.4 के बीच में आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला है। फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं। द मैक्सवेल रिलेशन दैट रिजल्ट फ्रॉम द एक्सप्रेशन फॉर द हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी ए इज इक्वल टू यू माइनस टी एस एस। तो सबसे पहले ए इज इक्वल टू यू माइनस टी एस के लिए मैक्सवेल रिलेशन कौन सा वाला वैल्यूड होगा, वो वाला पूछ रहा है। तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे हम, डी ए इज इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ठीक है, और एक का मैक्सवेल रिलेशन पता है हमें, टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। तो दिस इज वन ऑफ द टी डी एस रिलेशन। तो यहाँ पर डी यू माइनस टी डी एस को पुट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस एस टी टी माइनस पी डी वी। ठीक है ना, बिकॉज डी यू माइनस टी डी एस, तो पी डी वी इधर चलेगा, तो इट विल बी माइनस पी डी वी। तो डी ए क्या हो जाएगा हमारा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो डी जेड इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। अगर जेड कोई भी एक फंक्शन है, मतलब जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, और अगर जेड को प्रॉपर्टी होना चाहिए तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि डो एम बाय डो वाई एट एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू डो एन बाय डो एक्स एट वाई। ठीक है, तो मतलब ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए एग्जैक्टनेस के लिए। तो वही वाला अप्लाई करना है यहाँ पे, ताकि हमें एक मैक्सवेल रिलेशन मिल जाए हेल्महोल्ट्ज फंक्शन से। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमारा m क्या है, m है हमारा s, m इज माइनस s, सो इट इज दो माइनस s। y क्या है हमारा, इट इज v, सो इट इज दो v। x क्या है हमारा t, सिमिलरली n क्या है हमारा माइनस p, x क्या है हमारा dt, और y क्या है हमारा v। तो डो s बाय डो v, t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू डो p बाय डो t, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो डो s बाय डो v एट t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, डो p बाय डो t, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो c इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।